रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हिसार तेरी धड़कनों का और इसकी राइटर हैं शहजादी हिफ्सा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। शाम का मौसम कुछ अबर सा हो गया था। हालांकि दिन तक सूरज बादलों के सामने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं था। हवा भी खुशगवार सी हो गई थी, हल्की हल्की, ठंडी ठंडी, भीनी भीनी, सुहानी सुहानी। वो कमरे में शायरी पढ़ने में मसरूफ़ थी। मेरे चार अगर मेरे हमनुमा, तेरे इश्क की लगेगी कब सदा, मेरे दिल पर तेरा यूँ राज है जैसे तेरे इश्क की हुई इंतहा। बच्चों का शोर मोहल्ले में क्रिकेट के बीच मौजूद था। अबे ओ ये चौका नहीं छक्का है बेटा, अब की बार घर में बॉल गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अब की बार बॉल मैं करवाऊंगा, देखना कैसे पहले ही बॉल में मैं इसकी विकेट ले लूँगा। उसके घर में आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं तेरे नाम पर भी तेरी नहीं, मुझे अपनाएगा तू कब भला। इस शेर ने उसके दिल के राज खोल कर रख दिए। मेरा नाम तूने ही तजवीज़ किया, वरना मैं शहजादी थी कब बता। देख जब तक मैं ना कहूँ रन न लेना। आया भरा कैप्टन, तेरी विकेट तो गई। विकेट वाकई उड़ गई थी और ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ। आज तो इन सब की खैर नहीं। वो गुस्से में अपना दुपट्टा सर पर लेती हुई दरवाजे पर पहुंची। बस ख़त्म करो क्रिकेट, बैठो अपने अपने घरों में। पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? खुद तो पढ़ने नहीं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। उसने तेज़ आवाज़ में सबको डांटा था और सब खामोश हो गए। सॉरी अपी, अब शोर नहीं करेंगे। एक बच्चे ने उसके गुस्से के आगे अपनी मासूमियत का इस्तेमाल किया। हमेशा ऐसे ही होता था, बच्चे शोर करते, वो इन पर चीखती और फिर यही बच्चा अपनी मासूमियत का इस्तेमाल करते हुए उसे मना लेता था। किसी की भी शोर की आवाज़ आई तो बैट बॉल लेकर रख लूँगी। वो हमेशा की तरह ऐसे ही धमकी दे दी थी। बच्चे रोज़ वहीं शाम में क्रिकेट खेला करते थे और जब तक शोर ना हो पता ही नहीं चलता था कि बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन जब वो घर पर होती थी तो बच्चों के लिए खेलना मुश्किल हो जाता था। वो इसी तरह डांट कर शोर बंद करवा देती थी। अब बच्चे तो बच्चे हैं, शोर नहीं करेंगे तो बच्चे ही नहीं लगेंगे। लेकिन उसकी दी गई धमकी के बैट बॉल लेकर रख लूँगी, वो अपने शोर का गला घोंट देते थे। आज भी वो घर पर थी, ऑफिस जाने का दिल ही नहीं था। फिर मौसम भी अबर सा हो गया कि जैसे बारिश बरसी तो खुलकर बरसेगी। यूनी में भी उसका मूड थोड़ा ख़राब रहा था। वो गुस्से में ही दरवाज़ा बंद करती हुई आ रही थी तो तस्बीह पढ़ती अम्मा की आवाज़ कान में पड़ी थी। किसका खून पी कर आ रही है लड़की? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसकी माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं इंसान नहीं, ड्रैकुला हूँ ना, उसने बदतमीज़ी से जवाब दिया। आगे से अम्मा ने कुछ और नहीं कहा था बल्कि तस्बीह में मसरूफ़ होगी, क्योंकि अपनी नकचड़ी बेटी को वो अच्छे से जानती थी। वो अब सुकून से दोबारा शायरी पढ़ने में मसरूफ़ हो चुकी थी कि बादल गरजे थे और बरसात का रात शुरू हुआ। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और बच्चों ने दोबारा शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार वो उनको डांटने नहीं गई थी, क्योंकि वो बच्चे कुदरत पर खुश हो रहे थे, बरसात की खुशी में हल्ला गल्ला कर रहे थे। ऐसे में उन्हें डांटना मुनासिब नहीं था। वो भी बारिश देखने सहन में आ गई। सहन के बीचों बीच एक सतून गाड़ा गया था। आधे हिस्से पर पक्की छत बना दी गई थी जबकि आधा हिस्सा खुला छोड़ दिया था। यूनी का असाइनमेंट वो हमेशा लोड शेडिंग में सहन की पक्की छत के नीचे बनाती थी। खुली छत से रोशनी साफ और ठंडी हवा आ जाती थी। खुशी से अपने दोनों हाथ गीले किए थे और वही गीले हाथ मुंह पर फेर लिए। नहा ले, अम्मा ने उसकी खुशी देखकर तस्बीह ख़त्म करके कहा था। नहीं अम्मा, बीमार हो जाऊंगी, गर्मियों की पहली बारिश है और आप जानती हैं गर्मियों की पहली बारिश मुझे रास नहीं आती। उसके लहजे में उदासी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो बारिश में भीगे, इसके लिए बारिश का बरसना ही ज़रूरी था। रहमान की रहमत ज़ोरों पर थी और उसका मूड जो सुबह से ख़राब था, दिल कुछ बोझल सा था, उसकी रहमत के साए में मूड खुशगवार हो गया। दिल झूम उठा था और सारा बोझ उतर सा गया। अल्लाह है ही ऐसी हस्ती कि जिसे ज़बान से कुछ बताना ज़रूरी नहीं है। तुम धड़कनों से बता दो, वो समझ लेगा और ऐसा समझेगा कि कोई और समझ ही नहीं सकता। ऐसा ही उसके साथ हो रहा था। दिल पर जो बोझ था अल्लाह को ज़ुबान से बताने बिना वो धड़कनों से बता चुकी थी और दिल हल्का हो गया। वो बारिश की खुशी में खुश थी कि उसका मोबाइल बजा था। उसने बजने दिया। वो इस वक्त सिर्फ बारिश, अल्लाह की रहमत महसूस करना चाहती थी। मोबाइल बजकर बंद हो गया, लेकिन न जाने कौन था कि दोबारा कॉल मिला दी थी। मोबाइल फिर बजा और अब की बार वो मोबाइल की तरफ बढ़ी। मोबाइल उठाया तो कोई अनजान नंबर था, इसलिए उसे बजता हुआ छोड़कर दोबारा सहन में आ गई। मोबाइल बजते बजते फिर बंद हो गया, लेकिन फिर दोबारा बजने लगा। वो फिर पलटी और मोबाइल उठाकर सहन में ही दोबारा आ गई। अस्सलामुअलैकुम, कौन? मुंह मांगी कीमत दूंगा। कीमत नहीं, जान चाहिए। वो आवाज़ पहचान चुकी थी। मेरी? हे ले लो, दिल जान सब ले लो स्वीट हार्ट, तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उसने कहा लगाया। उन लोगों की जान चाहिए जिनकी तुम ले चुके हो। बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया है मैंने। वो गुस्से में आवाज़ उभरी थी। बकवास तो तुम कर रहे हो, वो निडर होकर बोली। मेरा केस छोड़ दे, वो सीधा पॉइंट पर आया। अभी तो पकड़ा है,
اس کی بہادری قائم تھی۔ جو چاہیے دوں گا، لالچ دیا گیا۔ میں بتا چکی ہوں مجھے کیا چاہیے۔ ان لوگوں کی جانیں مجھے دے دو جن کی تم لے چکی ہو۔ تمہارا کیس ایسی جگہ دفن کر دوں گی جہاں سے کوئی دوبارہ نہیں نکال پائے گا۔ دیکھ لڑکی، تیری یہ مانگ میں پوری نہیں کر سکتا۔ دیکھ باگر بلے، تیری یہ التجا میں پوری نہیں کر سکتی۔ اس نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ اپنی ماں کا ہی خیال کر لے۔ اب دھمکی دے کر ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ صرف اپنی ہی کیوں، دوسروں کی ماں کا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا۔ وہ پرسکون تھی۔ بہت پچھتائے گی۔ دن تمہارے ہیں۔ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ لے بھی آؤ اپنی دلہن۔ وہ ویڈیو کال پر اپنی بڑی بہن سے بات کر رہا تھا۔ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی دور سے دیکھے تو یہی سمجھے کہ وہ لیٹنے کی تیاری میں ہے۔ لے آؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں جو تمہیں ماموں ماموں کہہ کر پکارتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا دل نہیں کرتا کہ کوئی پاپا پاپا کہہ کر پکارے؟ پاپا؟ اس نے زبردست سا کہا لگایا۔ ابھی تو میں 25 سال کا بچہ ہوں۔ بچہ؟ تم بچے ہو شاہ رخ؟ ویڈیو کال پر بھویں اچکائی گئی تھی۔ ظاہر ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ تو نکاح بھی کیوں کیا؟ وہ بھی 2 سال پہلے۔ تم تو تب بھی بچے ہی تھے نا؟ تن سے کہا گیا تھا۔ بس کیا کیا جائے، آپ کے ابا کی ہی کارستانی تھی۔ اس نے شرارت سے کہا۔ آپ کے ابا؟ کیا وہ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ وہ ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پٹو گے شاہ رخ، تم پٹو گی۔ وہ ہنسا تھا۔ شاہ رخ گھورا گیا تھا۔ لے آؤں گا یار اسے، اس نے خیالوں میں کھوتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی ہی یاد آتی ہے تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ شرارت سے کہا گیا تھا۔ دیر تو وہ لگا رہی ہے، پڑھائی ہی نہیں ختم ہو کے دے رہی۔ اس نے تھوڑی بیزاری سے پڑھائی کے معاملے میں کہا تھا۔ تھوڑی خیر خبر ہی لے لو اس کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے خبر ہوں اس سے؟ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا گیا۔ مطلب کہ میں اپنی چیزیں بہت سنبھال کے رکھتا ہوں، اس نے ٹیڑے انداز میں جواب دیا۔ سچ سچ بتاؤ شاہ رخ، کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ لہجہ مشکوک ہو گیا تھا۔ کچھ زیادہ خاص نہیں، مگر میری منقوہ ہمارے نکاح کے بعد سے ہی میری نظر میں پوری ہیں، اس نے شرارت سے کہا تھا اور ایک آنکھ بھی دبا لی۔ تم تو بہت آگے نکلے۔ حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ اب جب اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے تو بھلا میں قدر کیوں نہ کروں؟ اس نے دل سے کہا۔ صرف یہی بات ہے؟ شک ابھی بھی قائم تھا۔ ہے ایک اور بات، اس نے پھر شرارت سے کہا۔ جلدی کہو، تجسس برداشت نہیں کیا جا رہا۔ محبت بھی تو ہے۔ اف میرے اللہ، میں تو بالکل سیدھا سادہ سمجھتی تھی اپنے بھائی کو، لیکن یہ تو کیا؟ یہ تو اسے میرے نکاح میں اسی لیے ابا جان نے دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں، تو پھر نظر کیسے نہ رکھوں؟ اور پھر نکاح میں محبت تو اللہ جی ہی دیتے ہیں، ہمیں بھی ہو گئی۔ اس نے صفائی جلدی ہی دے دی تھی۔ اچھا بس، لیکن اب جلدی کرو نا، لے بھی آؤ اسے۔ لے آؤں گا، مجھ سے اب کون سا رہا جاتا ہے؟ اس نے بے تابی سے کہا تھا۔ بڑی بہن ہوں تمہاری، شرم دلانی چاہیے تھی۔ تو کیا ہوا، صرف 1 سال ہی بڑی ہو مجھ سے، تمہیں جلدی تھی جلدی ٹپکنے کی۔ کیا ہو جاتا اگر میرے ساتھ ہی آ جاتی، اور پھر ہمراز بھی تو ہو میری۔ آخری جملہ اس نے ایسے کہا تھا کہ جیسے مسکا لگایا ہو۔ چلو تمہارے بہنوئی صاحب آگے ہیں، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس کے مسکے کا کوئی خاص اثر نہیں لیا گیا۔ اللہ حافظ، میرا پیار دینا اپنے چنو منو کو۔ ویڈیو کال بند کر دی گئی تھی۔ رات تک بارش زوروں کی ہوئی تھی، اور جب صبح سورج نکلا تو سب نکھر گیا۔ پھول، پتے، تتلیاں، بچے سب بے تحاشا خوش نظر آ رہے تھے۔ اماں آپ بس ماموں کے پاس جا رہی ہیں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ وہ اپنی اماں کا سامان جلدی پیک کر رہی تھی۔ اے لڑکی، کیا کرتی پھر رہی ہے؟ اماں نے اس کی ہڑبڑی کا جائزہ اچھی طرح لیا۔ اماں دیر نہ کریں، اپنی چادر لے لیں۔ وہ جس طرح اس شخص سے بے خوف ہو کر بولی تھی، ابھی خوف سے لرز رہی تھی۔ کیا کوئی دھمکی ملی ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں ٹھیک سے دیکھ کر پوچھا۔ اماں آپ کو کھو نہیں سکتی۔ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے چہرے سے ہٹا کر انہیں احترام سے چوم کر آنکھیں نم کر لی تھی۔ تو کیا کرے گی پھر، کہاں رہے گی؟ انہیں اس کی فکر لاحق ہوئی۔ میں ہاسٹل میں رہوں گی، وہاں مجھ تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ مگر نہیں اماں، آپ ابھی جائیں، جب ماموں کے پاس پہنچ جائیں گی تو ہم تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اس نے پھر ہڑبڑی مچانی شروع کر دی تھی۔ ڈرائیور آ گیا تھا اور ہارن بجانا شروع کر دیا۔ جائیں اماں، اس نے نم آنکھوں سے ماں کو رخصت کر دیا اور خود ہاسٹل چلی گئی۔ بس کچھ دن بند رکھو سالے کو، سب کچھ اگل دے گا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ کھڑا فون پر ہدایت دے رہا تھا۔ نہیں، آج کل میں ایک دوسرے مشن پر ہوں، آگے کا پلان وہ سمجھا دے گا۔ وہ فون کاٹ چکا تھا۔ ایک تو یہ بنا فون کان پر لگایا ہوا تھا۔ یہ تمہارا ٹرانسفر کہاں ہو رہا ہے؟ فون پر ڈائریکٹ سوال کیا گیا۔ تمہاری بہوج کے پاس، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ سچ بتاؤ لڑکے، کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ یار کام ہے ایک، وہ تنگ آ کر بولا۔ کیسے کام کرتے پھر رہے ہو؟ ایجنٹ ہوں یار، ایسے ہی کام ہو سکتے ہیں، وہ فخر سے بولا تھا۔ مہر ماہ کے پاس جانے کی کوئی خاص وجہ؟ پہنچ کر بتاؤں گا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ ہاسٹل سے وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ یا اللہ میری ماں کی حفاظت کرنا، وہ خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بے چینی سے دعائیں کر رہی تھی۔ اوہ سوری، اس کی ساری کتابیں ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی۔ آپ تھوڑا دیکھ کر نہیں چل سکتے؟
वो वैसे ही बहुत परेशान थी। सॉरी कह तो चुका हूँ। वो झुककर उसकी किताबें समेटने लगा। सॉरी? न जाने किस बेवकूफ़ अंग्रेज़ ने ये लफ्ज़ ईजाद किया है, जैसे उसे कहने से सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्तकिल बोल रही थी। ये लीजिए। उसने सारी किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। शुक्रिया। मुंह बनाकर उसने अपनी किताबें झट से ले ली। आप प्रिंसिपल ऑफिस का बता सकती हैं? वो कब से ढूंढ रहा था। बस यहाँ से राइट में चलते रहिएगा। उसने गलत रास्ता बताया था। थैंक्स। वो मुस्कुराते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर मुड़ गया। जब उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह अंदर जा चुकी होगी तो रास्ता बदलकर ठीक प्रिंसिपल ऑफिस के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। बेवकूफ़ लड़की। दिल ही दिल में वो हंसा था। ब्रेक में वो ग्राउंड में अकेली बैठी थी जब आज शाइस्ता उसके बराबर में आकर बैठ गई। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कैंटीन नहीं चलना क्या? नहीं यार, मेरा दिल बिल्कुल नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। परेशान हूँ? वो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। जल्द पहचान गई थी। नहीं तो। उसने अपने चेहरे के तासुरात छुपाने की कोशिश की। बताओ जल्दी। शाइस्ता उसकी पुरानी दोस्त थी। पहचान चुकी थी कि वो परेशान है। यार, कल बहुत बुरी धमकी मिली है। कहा था मैंने मत जाओ इस लाइन में, लेकिन मेरी सुने को। चली भी गई तो किसने कहा था कि मिनिस्टर के बेटे को अपना टारगेट बना ले? वो बावली होकर तेज़ तेज़ बोल रही थी। यार, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। तो जाहिर है ऐसे कामों में सुकून किसको मिलता है? उसने बुरा मुंह बनाकर कहा था। हट दफ़ा हो। इससे अच्छा मैं तुझे अपनी परेशानी बताती ही नहीं। उसका दिल ख़राब हो गया। अच्छा बताओ, कैसी धमकी मिली है? वो भी थोड़ा परेशान होगी। अम्मा? क्या? उसकी आंखें बाहर आने की को थी। मामू के पास भेज दिया है उन्हें, लेकिन पता नहीं अभी तक पहुंची हैं कि नहीं। कब निकली थी? सुबह ही सुबह। अब तक तो शहर से बाहर निकल चुकी होंगी। फिक्र मत कर। उसने दिलासा दिया। वो अभी भी परेशान ही थी। चल ना, अब कैंटीन चलते हैं। वो उठी थी और उसे भी उठने का कहा। नहीं यार, मेरा दिल नहीं। उसने दोबारा इनकार किया। प्लीज़ यार। उसने इल्तिजा की थी और अब की बार वो उठकर उसके साथ हो ली। यूनी से हॉस्टल तक वो तेज़ तेज़ कदमों से परेशानी के आलम में आई थी, मगर लगा था जैसे किसी ने उस पर कड़ी नज़र रखी हो या फिर उसका पीछा भी किया हो। वो भी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। माँ के बारे में पता करना था। बैग रखते ही कॉल मिलाई। कॉल मिलते ही जैसे ही अम्मा की आवाज़ सुनी, जान में जान आ गई। जैसे रूह फूंक दी गई हो, दिल जिंदा कर दिया गया हो। दिल किया सजदा शुक्र बजा लाए, लब हिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर अपनी आवाज़ भी सुनाई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। अम्मा ठीक है ना आप? खाना भी खा चुकी हूँ, तो अपनी सुना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। वो मुस्कुरा उठी थी। लड़की, मुझे तेरी बहुत फिक्र होने लगी है। उन्होंने सिसकी ली थी। शहीद मेजर शाह मीर की इकलौती बेटी हूँ, कुछ नहीं होने वाला मुझे। उसने फ़ख्र से कहा। है हे अल्लाह तुझे सलामत रखे। उनका दिल भर आया था शहीद सुनकर। क्या बात करती हैं अम्मा, आपको तो हुरे सलाम करेंगी। चुप कर जा लड़की। भले से मैंने बेटा जन्म नहीं दिया, मगर मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कुछ है। सारी ज़िंदगी तेरे नाम की है अम्मा। कि आप नहीं चाहती कि शहीद की बेटी भी शहीद? चुप कर, बिल्कुल चुप। तेरी नौकरी को आग लगवा दूंगी। औलाद को जन्म देते ही उसके बाप के शहीद होने की खबर आई थी। वो किस दर्द से गुजरी थी वो सिर्फ वही जानती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है सब्र किया कि अल्लाह ने जीने के लिए औलाद दे दी थी, बेटी दी थी। बिनते शहीद शाह मीर। अभी अपनी बेटी का नाम महरमा रखा। पूरी ज़िंदगी उसके नाम की। बाप से जोश, जज्बा, मुहिब वतन सब साथ ही मिला था, लेकिन अम्मा ने कभी इस तरफ न जाने दिया जहाँ अब्बा थे। फिर उसने एक दूसरी लाइन चुनी, जर्नलिस्ट। इन दिनों उसने हाईलाइट मिनिस्टर के बेटे को किया, जिसने बहुत से गैर कानूनी अड्डे बनवा रखे थे। कुछ कत्ल केस भी थे। उसने सब जमा कर रखा था, बस आगे पहुंचाना था। अच्छा अम्मा, भूख लगी है, खाना खाकर बात करूंगी। अम्मा का लहजा बता रहा था वो अपनी बात सच करने पर तुली हुई है, इसलिए झट से लाइन काट डाली। वो अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और बाहर का जायज़ा ले रही थी। साथ ही साथ आज खुद पर पड़ने वाली नज़रों की तपिश या जो कोई उसका पीछा कर रहा था उस पर गौर कर रही थी। अगर वो कोई ख़तरनाक इंसान था तो फिर सिर्फ मुझ पर नज़र क्यों रखी या सिर्फ मेरा पीछा क्यों किया? लेकिन मुझे तो यकीन भी नहीं है ये मेरा वहम था या फिर हकीकत। उसने सोच झटक दी थी। तभी हॉस्टल के सामने बने घर पर नज़र पड़ी। वो घर इतना खूबसूरत तो ना था, मगर वहाँ मौजूद बाग ने उसके लिए वो घर खूबसूरत बना दिया था। ओह, ये घर कितना खूबसूरत है, और इस घर में मौजूद ये बाग, हाय कितने फूल होंगे, और फूलों के पास तितलियाँ। वो पूरी तरह से नज़रें गड़ाए खड़ी थी कि महसूस हुआ उस घर की छत पर कोई मौजूद उस पर नज़र रखे हुए है, उसे देख रहा है। उसने नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मुमकिन था कि पास बनी ग्रिल के नीचे छुप गया हो। ऐसे मामले में औरत की छठी हिस्स बहुत ही तेज़ी से काम करती है, इसीलिए अब उसे यकीन हो गया था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। ये कैसा मामला है आखिर? कोई अगर मुझ पर नज़र रख रहा है तो भला क्यों, किस वजह से, किस लिए? वो ऑफिस से हॉस्टल आ रही थी। आज बस में आने का दिल नहीं था, क्योंकि जहन कहीं और उलझा हुआ था। वो ऐसे चलती थी कि बहुत जल्दी में है और देखने वाला समझे कि कहीं पहुंचने के लिए शायद उसे देर हो रही है। लेकिन आज वो जिस सोच में खोई हुई थी उससे उसकी रफ्तार में कमी वाक़या हो गई थी, बेहद कमी। और इसी रफ्तार की कमी का फ़ायदा कोई उठा रहा था। कोई गाड़ी में उसका पीछा कर रहा था। उसकी छठी हिस्स ने फ़ौरन इशारा दिया। उसने गाड़ी की तरफ दिलेराना अंदाज में नज़रें घुमाई।
जैसे बताना चाहती हो मैं सब महसूस कर रही हूँ, पहचान रही हूँ। उस गाड़ी में जो भी था उससे ज़्यादा होशियार था। गाड़ी उसके सामने से ही इंतहाई महारत से ऐसे गुजार ले गया कि वो गाड़ी का नंबर नोट ना कर पाई और गाड़ी के शीशे ऊपर होने की वजह से चेहरा भी ना देख पाई। जैसे वो बताना चाहता हो कि वो उसे गलत समझ रही है, वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो बेड पर औंधी लेटी थी, लैपटॉप में शायरी की पोस्ट बना रही थी, लेकिन दिमाग अभी भी वहीं उलझा हुआ था। सुन मेरे हमसफ़र, ये कठिन बहुत रास्ते हैं जिसमें बिछे हुए कांटे हैं। कहीं हवा बेहद सख्त है, कहीं मौसम में ज़्यादा शिद्दत है, कहीं लोगों की नज़र में हसद है, कहीं मोहब्बत किसी को नापसंद है। मगर सुन तो मेरे हमसफ़र, अगर थाम ले तू हाथ मेरा और मिल जाए साथ हमारा तो यकीन कर मेरे हमसफ़र, ये रास्ते हंसी हो जाए, ये कांटे जल्द निकल जाए, इस हवा में खुशबू बस जाए, ये मौसम दीवाना बन जाए, लोगों की नज़र फिर जाए और मोहब्बत हमारी अमर हो जाए। पोस्ट बनाकर उसे पोस्ट करके वो सीधी होकर लेटी और छत को घूरने लगी। अब तो मेरा वहम नहीं हो सकता, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक काम चुटकी होती, मगर वो शहीद मेजर शामिर की बेटी थी, एक जर्नलिस्ट थी। सब ठीक। शाइस्ता ने आज उसका चेहरा देखा तो कल की परेशानी के मुकाबले में बिल्कुल ठीक था। अल्हम्दुलिल्लाह यार, वो आसमान की तरफ देखकर तशक्कुर से बोली। और अपने बारे में क्या ख्याल है? वो दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। क्या हो सकता है? वो मुस्कुराई थी। पता था मुझे, अपने मकसद से पीछे तो नहीं हटने वाली। शाइस्ता को इस पर फख्र भी था, मगर जब जब उस पर ख़तरे को सोचती तो कांप उठती थी। आखिर दोस्त थी। जाहिर है यार, आखिर शहीद मेजर शाह मीर की बेटी हूँ। शाइस्ता ने जुमला पूरा कर दिया। उसने जैसे ही बात पूरी की उसने कहा लगाया, मर जा फिटे मुँह। उसने कह के पर वो तिलमिला उठी। शाइस्ता को उसने अपने साथ पेश आने वाले हालात से अभी बेखबर रखा था। पूरी क्लास अपने टीचर के इंतज़ार में थी। वो टीचर उन्हें बहुत पसंद था, तभी सब इंतज़ार में थे, वरना टीचर का इंतज़ार स्टूडेंट्स करें। ऐसा तारीख में कब हुआ था? प्रिंसिपल के साथ एक खूबरू जवान को आते देखा तो सब कॉपियाँ किताबें खोलकर अच्छे बच्चों की तरह बैठ गए। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने सबको मुखातिब किया। वालेकुम अस्सलाम। सब ने ऐसे जवाब दिया कि जैसे पढ़ने में इतने मसरूफ़ थे कि उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो गए हों। आपके प्रोफेसर अली साहब इन दिनों अलील हैं, इसलिए उनकी जगह आपके एक नए प्रोफेसर पढ़ाएंगे। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे उतर से गए। मिलना पसंद करेंगे नए प्रोफेसर से? वो जोश में बोले थे। यस सर, सब ने उदासी से कहा। लेट्स वेलकम प्रोफेसर मेहराब। वो प्रोफेसर जैसे ही अंदर आया, मेहरमा के चेहरे का रंग फक हो गया। उनको तो मैंने प्रिंसिपल ऑफिस का गलत रास्ता बता दिया था। दिल चाहा खुद पर 1000 लानत भेज डाले। फिर सर मैं चलता हूँ, आप जाने और आपकी क्लास। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर से हाथ मिलाकर चलेगी। अस्सलामुअलैकुम। उसकी आवाज़ से ही सब मुतासिर हो गए थे। वालेकुम अस्सलाम। लड़कियों की तरफ से ज़्यादा जोश में जवाब आया था। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका नया प्रोफेसर, फिक्र मत करें, बोर्ड कभी नहीं करूँगा। वो मुस्कुराकर सब पर नज़रें रख कर बोला था। आप सबको मेरा नाम तो प्रिंसिपल ने बता दिया है, अब बारी बारी आप सब अपना नाम बताना शुरू करें। उसका कहना था कि सब उसकी तरफ खिंच से गए। सर मेरा नाम सज्जाद रमीज़ है। बारी बारी सब ने अपना नाम बताना शुरू किया। सर मेरा नाम मेहरमा है। मेहरमा ने नज़रें नीची करके अपना नाम बताया, क्योंकि वो जानती थी प्रोफेसर की नज़रें उस पर हैं। पूरा नाम? प्रोफेसर ने दिलचस्पी से पूछा था, क्योंकि उसने अपना पूरा नाम बताया था, लेकिन इसने अपना सादा सा नाम बताया था, मेहरमा शाहमीर, मेहरमा बिनते शहीद मेजर शाहमीर। प्रोफेसर ने इत्मीनान से कहा, लेकिन सब चौंक से गए और उसने भी नज़रें उठाकर उन्हें चौंक कर देखा। मेरा मतलब कि यही नाम है ना आपका? उसने ऐसे कहा था जैसे पहले भी कंफर्म करना ही चाहा था। जी सर, ये वही है, और जर्नलिस्ट भी। आजकल बहुत ख़तरा है इन पर। एक लड़के ने बीच में कहा। कैसा खतरा? उसने दिलचस्पी से पूछा। सर आपको नहीं पता, मिनिस्टर के बेटे के गैर कानूनी सारे अड्डों पर छापा पड़ा है। दूसरे लड़के ने लुकमा दिया। ये तो जानता हूँ, लेकिन क्या ये छापा आपकी टीम ने मारा है मेहरमा? वो मेहरमा से मुखातिब हुआ। जी सर, वो दबी आवाज़ से बोली। आहिर शहीद मेजर शाहमीर की बेटी हैं, ऐसी ही होंगी, निडर बेबाक। प्रोफेसर की नज़रें अभी भी उस पर थीं। सर ये शायरा भी हैं, एक और लड़के ने उसका तारुफ करवाया। ओह वाह, ये तो और ज़्यादा अच्छा है, चलें फिर कुछ सुना दें हमें। सर पीरियड ऑफ हो जाएगा। उसने जैसे वक्त का एहसास दिलाया था। पहले दिन नया टीचर पढ़ाता कब है? क्यों, सही बात है ना? वो सबसे मुखातिब हुआ। यस सर, सब पुरजोश होकर बोले थे। चलें अब सुनाए। उसने फिर अपनी बात जाहिर कर दी। सुन तो मेरे साहिबा, बस तेरा ही इंतज़ार है। लौटेगा कब तू ये बता, ये दिल बड़ा बेकरार है। तेरे नाम क्या है ये असर, सुन ले तू बेखबर। तेरे नाम की मिठास से हर लम्हा खुशगवार है। मेरी खुशी का है वास्ता, लौट आना अब ज़रा। तेरे साथ की चाहत बेपनाह, दिल जलाने को तैयार है। वो नज़र न आकर भी नज़र के सामने है शहज़ादी। उसकी मोहब्बत का जुनून मेरे हवासों पर सवार है। चारों तरफ से शोर बुलंद हुआ था। क्या बात है, बहुत खूब। उसने भी तारीफ़ कर दी थी। उफ, मुझे तो एक आंख नहीं भाया ये प्रोफेसर। क्लास से निकलते ही उसने भड़ास निकालनी शुरू कर दी।
क्या हो गया है मेहरमा, इतने प्यारे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए। शाइस्ता ने खुशी से कहा था। प्यारे नहीं करो यार, और तुम्हें तो ऐसे ही लोग पसंद आ सकते हैं। वो हंसी थी। तुम तो हो ही पागल। शाइस्ता ने जैसे उस पर लानत भेजी थी। वो यूनी से हॉस्टल आने लगी तो कोई उसके बराबर में चल रहा था। उसने नज़रें उठाई तो प्रोफेसर मेहराब को पाया। आप हॉस्टल में रहती हैं? उनको तो मौका ही मिल गया था। जी सर। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। मैं हॉस्टल के सामने रहता हूँ। जैसे ही उसने कहा उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। तो फिर क्या, कल जो मैं समझ रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और हॉस्टल के सामने घर पर जो छत पर मौजूद था वो ये थे? अस्तगफिरुल्लाह मेहरमा, तुमने तो पता नहीं क्या क्या सोच दिया था। खैर है कि अपने टीचर हैं। उफ तौबा, लेकिन बड़े ही चिपकू टीचर हैं। वो दिल ही दिल में बोल रही थी और हॉस्टल आते ही वो हॉस्टल में चली गई और वो अपने घर चला गया। ऑफिस से आज भी वापसी में उसने पैदल चलने का रास्ता इख्तियार कर लिया था। वो चल रही थी ख्यालों में मगन, लेकिन रफ्तार तेज़ थी। उसी रास्ते पर फिर अंदेशा हुआ कि कोई पीछा कर रहा है। तरार नजरें उठाई तो जो गाड़ी सामने से निकली उसका शीशा ऊपर को था और जो शक्ल देखी वो सर मेहराब की थी। मर जा मेहरमा, सर क्या सोच रही होंगे तेरे बारे में। खुद पर लान तान करती हुई वो हॉस्टल पहुंची थी। आज सर मेहराब का दूसरा दिन था। एक तो वो 25 साल का नौजवान और फिर थोड़ा डैशिंग भी था। जल्द ही सबको भाग गया था। लड़के लड़कियां सब फ्रैंक हो गए थे और वो ऐसे ही माहौल में पढ़ाने का ख्वाहा था। लेकिन मेहरमा को उसके फ्रैंक होने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे चिढ़ सी हो गई थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि 25-25 साल के नौजवान जिनको खुद पढ़ना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए क्यों रख लिया जाता है। चलो रख भी लिया तो इतना फ्रैंक होने की क्या ज़रूरत है। आज शाइस्ता भी नहीं आई थी। वो ग्राउंड में अकेली बैठी हुई थी। एक लड़का उसके पास आ बैठा। मेहराब दूर से ये मंजर देख रहा था। जैसे जैसे वो लड़का बोल रहा था मेहरमा का पारा हाई होता जा रहा था। गुस्से से उसने इस लड़के को जाने के लिए कह दिया और इसके जाने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अपनी नम होती आंखों में से सर मेहराब की आंखें पहचान ली थी। वो आज भी उसके साथ ही चल रहा था। वो खामोश थी और वो खामोशी नहीं चाहता था। आप हॉस्टल में क्यों रहती हैं? बिलाखिर खामोशी तोड़ ही डाली। क्योंकि मेरी अम्मा मेरे मामू के घर चली गई हैं। ओके, आपकी सिर्फ एक ही दोस्त है? जी। इसके अलावा? सर ज़्यादा दोस्तें बनाना मेरे लिए ख़तरा साबित हो सकता है। गुड, होशियार हो। वो फीकी मुस्कुराहट अपने लबों पर फैलाने में कामयाब हो गई थी। साहब जी, एक लड़का आज भी उसके साथ मौजूद है। एक गाड़ी सामने के रोड पर खड़ी थी। फिर आज भी उसे जी लेने दो। फ़ोन पर उदास लहजे में आवाज़ उभरी थी। एक लड़का क्या बिगाड़ लेगा हमारा? मैं तो कहता हूँ आप इजाज़त दें। नहीं, वो एक जर्नलिस्ट है। न जाने कौन लड़का हो उसके साथ। मीडिया छेड़छाड़ कर हमारे करतूत बता देगा। अगर इस लड़की को ज़रा आंच इस तरह से आई कि शक हम पर हुआ। वो घबरा गया था। ओके साहब। गाड़ी आगे ले जाई गई थी। वो फिर हॉस्टल की जाने मुड़ गई और वो अपने घर की जाने मुड़ गया था। इससे पहले कि वो उसके सीने से टकरा कर पीछे को गिरती, जल्द उसने उसके गिर्द अपने बाजू समेटे थे। उसने कर्ब से अपनी आंखें मीच ली थी, जबकि वो उसके वजूद को पूरी तरह महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली थी, नज़रें सीधी उसकी नज़रों से मिली। एक ही झटके से उसने उसे खड़ा किया था, मगर बाजू अभी भी उसके गिर्द लपेट रखे थे। आंखों का इस्तेमाल कर लिया करें। कसूर खुद उसका था, मगर कसूरवार उसे ठहरा दिया गया। वो मैं एक तो वैसे ही उससे जान जाती थी, ऊपर से इस बंदे की आंखें भी गजब की थी और उसके जूनी आने से पहले ही वो उसकी नज़रें पहचानती थी। और फिर सब ये था कि अभी तक अपने बिछाए हुए बाजुओं से आज़ाद नहीं किया था। लोगों की नज़रें इन दोनों पर मतवज्जा हो चुकी थी कि उनकी नज़रों को महसूस करते हुए वो उससे दूर हुआ। उसके अंदर तो अब हिम्मत ही नहीं बची थी कि आंख मिला सके। जल्द अपना बैग और अपना रजिस्टर उठाया जो उससे टकराने की वजह से गिर गया था और जल्दी ही तेज़ी से वहाँ से निकली। उफ, एक तो ये इंसान, समझ नहीं आ रहा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। ठड़की? हाँ, ठड़की ठीक रहेगा। मुझे तो लगता है ये ठड़की सिर्फ ठड़क करने ही यूनिवर्सिटी आता है, पढ़ाने नहीं। वो मुँह ही मुँह में बोलती जा रही थी। बहुत भूखी थी क्या? जो रजिस्टर उसके हाथ में था अपनी दोस्त के सर पर दे मारा। मुझे लैब में छोड़कर क्यों गई? उसका जवाब सुनने से पहले ही उसने एक और सवाल कर डाला। हाय मेरा सर, मेहरमा की बच्ची, रजिस्टर तो देख कितना ताकतवर है, इसके बावजूद मेरे सर पर मार दिया। उफ, वो दर्द से करा उठी। मुंह बंद कर, नहीं तो ये प्लेट भी तेरे सर पर दे मारूंगी। सामने रखी प्लेट की तरफ उसने इशारा किया था। किससे लड़कर आई हो जिसका बदला मुझसे लेने पर तुली हुई हो? उसका अंदाज और रवैया वो समझ गई थी। तुम्हारे सर से। गुस्से से उसने दांत पीसे। हाय अल्लाह, तुम सर से लड़कर आई हो? गोया उसे झटका लगा था। काश के लड़ती। उसने आसमान की तरफ मुंह करके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तुम तो हो ही पागल। भला इतने अच्छे इंसान से कोई लड़ने की ख्वाहिश करता है? उसकी ख्वाहिश पर वो मायूस हुई थी। मेरा बस चले तो कत्ल करने की ख्वाहिश करूं। उसे आज की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। गलती उसी की ही थी कि वो ऐसा मगन चल रहा था जैसे आगे से कोई आ ही नहीं सकता। ऊपर से कसूरवार मेहरमा को ही ठहरा दिया। इलाज कराओ जाकर अपना। वो तंग आ गई थी मेहरमा की इतनी बेजारी से। चुप करो तुम अब, नहीं तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। वो चीखी थी और उसे बिलाहिर चुप होना पड़ा।
आज शाम 4 बजे उसे ऑफिस जाना था। बस स्टॉप पर अच्छा खासा रश था। उसने सोचा पहले रश ख़त्म होने दो, फिर सुकून से चली जाऊंगी। साइड पे वो खड़ी हो गई, लेकिन कुलियाती हसरत मोहानी अपने बैग से निकाल ली थी। यही तो उसका पसंदीदा मशगला था, शायरी पढ़ना और करना। अभी वक्त ज़ाया करने से बेहतर उसे पढ़ना ही लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक गाड़ी का हॉर्न बजा था, जैसे उसे मुखातिब किया जा रहा हो। नजरें उठाकर देखा तो सर मेहराब ही थे, जो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। जी सर। सारी करवाहट और बेजारी छुपाकर उसने एहतराम से उन्हें मुखातिब किया। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, बहुत शुक्रिया। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे दोबारा मुखातिब किया था। महरमा, मैं रोज़ इस रास्ते से गुजरता हूँ। 100% दुरुस्त बात थी और वो जानती भी थी। मेरा आपने उसे किस बात का इशारा दिया था, वो समझ गई। सर, आप जानते हैं इन हालात में मेरा किसी पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। 100% दुरुस्त बात की थी उसने। कल रात ही आपको ड्रॉप करने की बात आपकी मामा ने मुझसे की थी। आपकी बात करवा देता हूँ। मेहराब ने फ़ोन निकालकर उसकी मामा का नंबर मिलाया। लीजिए। कॉल मिलते ही उसने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। जी ठीक है। कॉल पर मिलती हिदायत से उसने मुख्तसरन जवाब दिया था, लेकिन चेहरे पर बेयकीनी के तासरात वाज़ेह हो रहे थे। उसका मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा कर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। आप इतना रूड क्यों रहती हैं? बज़ाहिर उसे पढ़ाते हुए उसे सिर्फ हफ्ता ही गुजरा था, लेकिन वो तो जैसे सिर्फ उसी पर रिसर्च कर रहा था। महरमा का तो दिल कर रहा था इसी गाड़ी से उसे धक्का दे दे और पीछे से कोई ट्रक इस पर चढ़ जाए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। वो दोबारा करवाहट और बेजारी छुपाने में कामयाब हुई थी। चले मान लेता हूँ हसरत मोहानी। उसके हाथ में कुलियात देखकर उसने हसरत मोहानी ऐसे कहा जैसे रोज़ इन्हीं को पढ़ता हो। सर, एक बात तो बताएं। जो सवाल उसे तंग कर रहा था उसे पूछने की हिम्मत की थी। हाँ कहो। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। आप पापा के दोस्त के बेटे हैं, लेकिन मुझसे तो उनका कोई दोस्त कभी मिलने आया ही नहीं। बमुश्किल उसने उंगलियां आपस में मिलाते हुए कहा। आप जानती हैं कि जैसे आपके पापा थे, इन जैसे लोगों के पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। बाकी बात रही मिलने मिलाने की, तो मैं पापा को ज़रूर आपसे मिलवाने जल्द ले आऊँगा। क्या सच्ची सर? मैं मिल सकूँगी पापा के दोस्त जाफ़र अंकल से? वो खुशगवार लहजे में बोली थी। बिजारियत जैसे कहीं खो सी गई। मेहराब आज पहली दफ़ा उसे रूट से हट कर देख रहा था। अच्छी खासी एनर्जेटिक है, इसके बावजूद इतना खरूस मिजाज क्यों रखती है? वो दिल में सोच रहा था। जी बिल्कुल। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रही। इसने दोबारा मुखातिब किया। अब जब आपके हाथ में नामवर शायर मौजूद हैं तो कुछ सुना दे। उसने एक नज़र उसकी तरफ उठाई थी। जी सर, वैसे मैं ये वाली गज़ल पढ़ रही थी जब आपने मुझे मुखातिब किया। यही सुनाती हूँ। दिल में क्या क्या हवस दीद बढ़ाई ना गई, रूबरू उनके मगर आंख उठाई ना गई। हम रज़ा शेवा हैं, तावील सितम खुद कर लें, क्या हुआ उनसे अगर बात बनाई ना गई। ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा ना किया, उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई ना गई। हमसे पूछा ना गया नामो निशां भी उनका, जुस्तजू की कोई तमहीद उठाई ना गई। दिल को था हौसला अर्ज़ तमन्ना, सो उन्हें सरगुज़श्ते शब हिजरा भी सुनाई ना गई। गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की, लेकिन याद उनकी दिल हसरत से भुलाई ना गई। बहुत शुक्रिया, आपकी मंजिल भी आ गई। उसने गाड़ी रोक दी थी। वो खुशगवार तासुरात के साथ उतर गई। काम से फारिग होकर जब वो रात में घर आया तो बहुत खुश था। इतना खुश कि उसने मौसीकी चला दी थी और दिल कर रहा था इस मौसीकी पर रक्स शुरू कर दे या फिर खुद गिटार बजाकर गाना शुरू कर दे। रात 8 बजे वो कॉफ़ी का मग लिए छत पर आ खड़ी हुई। हैरानकुन बात यह थी कि वो भी उस वक्त छत पर आ खड़ा था। पुरसुकून बात यह थी कि महरमा ने उसे नहीं देखा था, मगर वो उसे देख चुका था। लगता है मैडम आज ऑफिस से जल्दी आ गई। वो खुद से मुखातिब था और उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो ऑफिस से जल्दी आ गई थी। वजह यह थी कि उसका दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो सर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी आ गई। वो जिस तरह उसे देख रहा था, अगर वो उसकी तरफ देखकर उसकी नज़र पहचान लेती तो उसमें अंदर तक करवाहट फिर से भर जाती। लेकिन वो अभी तक उसकी नज़र की तपिश महसूस नहीं कर सकी, क्योंकि उसका जहन एक खुशी में उलझा हुआ था, पापा के दोस्त। वो देखता ही रहा जब तक वो कॉफ़ी ख़त्म करके अंदर चली गई। महरमा, क्या इस सवाल का जवाब आप बता सकती हैं? जो सवाल उसने पूछा था, सबसे जवाब न मिलने पर वो उससे मुखातिब हुआ। नहीं सर, वो झूठ बोल रही थी। उसे जवाब पता था, बस उससे कतरा रही थी। ओके, मैं ही बता देता हूँ। उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया। महरमा, आप मुझसे ऑफिस में मिलिएगा। क्लास ख़त्म करके वो उससे मुखातिब होता हुआ क्लास से निकल गया। सर ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है? उसने परेशानी से कहा। कौन से सर ने? शाइस्ता ने लापरवाही से जो पूछा था। तुम्हारे सर मेहराब ने, उसने तेज़ आवाज़ से कहा। तौबा है लड़की, अगर इतनी तेज़ आवाज़ में उनसे बात करोगी तो उनके तो कान ही फट जाएंगे। उसने कानों पर हाथ रखते कहा। फट जाएं, अल्लाह करे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए गोया दुआ की थी। वो उसे नापसंद था, शुरू दिन से नापसंद था, चाहे पापा के दोस्त का बेटा ही क्यों ना हो। मैं कम इन सर? नॉक करते हुए उसने इजाज़त चाही। यस। वो फाइल पर नज़र झुकाए बैठा था जब उसकी आवाज़ सुनी। सर, आपने बुलाया था?
اس نے احترام سے کہا۔ جی بیٹھیے۔ اس نے اپنے سامنے رکھی چیئر پر اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی فائل سائڈ پر رکھی۔ بیت بازی کے فنکشن میں آپ کیوں حصہ نہیں لے رہی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر سارا وزن ہاتھوں پر ہی ڈالا تھا۔ سر میں حصہ تو کیا فنکشن اٹینڈ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اداسی سے کہا تھا جیسے وہ آنا چاہتی ہو مگر آ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس نے جاننا چاہا۔ سر میری اماں نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس نے ٹوٹے دل سے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے کہا۔ ماما یہ غلط ہے۔ وہ بچوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ پاگل مت بنو بیٹا، اسے سمجھایا گیا۔ جب میں اسے پروٹیکٹ کر رہا ہوں تو پھر آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بالآخر انہوں نے اس کے دل کی بات جاننی چاہی۔ یہی کہ آپ مجھے اس کی دیوانگی دیکھنے دیں۔ اس نے خلا میں کھوتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے رکھا۔ ہٹ بے شرم کہیں کا، شرم نہیں ہے نا تم میں؟ ایک ماں سے کہہ رہے ہو کہ اس کی بیٹی کی دیوانگی چاہیے۔ خوشی ہلاکی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کی بیٹی میری منکوہا ہے۔ اس نے حق جتایا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، دے دی تمہاری منکوہا کو اجازت، مگر تم خیال رکھنا بہت پہلے خوشی سے کہا گیا لیکن پھر فکری جملہ بھی ادا کیا گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ بس بس، خوشی کے مارے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی خوشی سے کہا۔ اوف ماما، ہارٹ تو آپ کی بیٹی کے پاس ہی ہے۔ اس نے محبت ظاہر کی تھی۔ یہ اظہار محبت اسی کے لیے بچا کر رکھو میرے بچے۔ ان کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جی جی بالکل، صرف اسی کے لیے ہے۔ شاہ رخ کی محبت اس کی مہرماں کے لیے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کا روپ دل کی نظروں سے دیکھا تھا۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں سمجھو کہ رنگ نکھر کر آ گیا تھا۔ حسن کی ملکہ وہ پہلے بھی تھی اور اس کی خود کی خوشی نے حسن میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ یار اماں نے اجازت دے دی ہے مجھے بیت بازی کے فنکشن میں حصہ لینے کی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھی خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ اس کا پاگل پن چوری چھپے یعنی کہ دور سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے اللہ جی، یہ ہمیشہ یوں ہی خوش رہے اور میں ہمیشہ خوش ہی رکھوں۔ اس نے دل میں دعا کی تھی۔ السلام علیکم سر۔ اس کے شاگرد ایسے ہی تھے، دور سے پہچان لیتے تھے۔ جس نے سلام کیا تھا حلق پھاڑ کر کیا تھا تاکہ آواز پہنچ جائے۔ پہلے وہ سکون سے چلتا ہوا ان سب کے قریب آیا اور پھر احتراماً جواب دیا۔ وعلیکم السلام سر، اس بار پھر سے مہرماں کی ٹرافی ہے بیت بازی میں، شائستہ نے خوشی سے بتایا۔ تو آپ کو اجازت مل گئی؟ اس نے مہرماں کو مخاطب کیا تھا۔ جی سر، اس نے خوشی سے کہا۔ اپنی خوشی میں وہ اس کے لیے ناپسندیدگی بیچ میں لا کر اپنی خوشی بدمزہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے پرنسپل نے مجھے جج بنایا ہے۔ اس نے جج پر زور دیا اور بالکل ایسا ہی تھا، پرنسپل نے اسے جج بنایا تھا کیونکہ اس نے خود کہا تھا اسے جج بنایا جائے۔ اس بہانے سب پر نظر رہے گی تو مہرماں کی حفاظت کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ پھر تو سر آپ بھی مان جائیں گے مہرماں کو، شائستہ نے خوشی سے کہا۔ چلیں آپ لوگ مزے کریں، میری کلاس ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی، شاید شائستہ کسی کام سے ادھر ادھر تھی۔ وہی لڑکا پھر اپنی بکواس لے کر آ گیا تھا اور اس نے پھر اسے غصے سے جانے کے لیے کہا۔ محراب نے یہ منظر بھی دیکھ لیا لیکن دونوں کی گفتگو سن نہیں پایا تھا۔ آج بھی وہ اسے اپنے ساتھ لیے آفس کی طرف روانہ تھا۔ مہرماں کی اماں نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ روز اسے خود آفس چھوڑ کر آئے۔ اس کا بشاش چہرہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں باہر کے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ، اگر یہ ایسے ہی چپ چپ سی رہے گی تو میری زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ فکر مند ہوا۔ مہرماں، بالآخر اسے مخاطب کیا۔ جی، اس نے احتراماً اس کی پکار کا جواب دیا۔ کیا آپ چپ رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ اس نے اپنی فکر سامنے رکھی۔ نہیں تو، اس نے جلدی ہی کہا تھا اور نفی میں سر بھی ہلایا۔ پھر اتنی خاموشی کی وجہ؟ ایک تو اس لڑکی کے مزاج بھی نہ، دوسرا جملہ اس نے صرف سوچا تھا۔ کیسی خاموشی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں؟ اس نے جلد سمجھایا۔ سر میں آپ سے کیا بات کروں؟ اسائنمنٹ کی یا پھر نئے سوال کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے دوست سمجھ سکتی ہیں؟ اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے اندر کرواہٹ اتر گئی۔ وہ یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ٹیچر اتنا فرینک ہو۔ جی، ساری کرواہٹ اگلنے سے اس نے پرہیز کیا تھا۔ تو پھر شروع کریں کوئی بات۔ ظاہر ہے اب تو اسے موقع مل گیا تھا۔ بات؟ اس نے گہری سانس سے سوچنا شروع کیا۔ نہیں سر، میرے پاس کوئی بات نہیں، اصل میں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر میں شروع کر دیتا ہوں کوئی بات، اس نے کہا۔ باز آنا تھا۔ جی، بیزاری اور ناگواری اس نے چھپا لی تھی۔ وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا؟ زبیر۔ ہاں زبیر۔ وہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ اس کے یہ سوال پوچھنے پر جیسے مہرماں کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی امیج کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اوہو، میرا وہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ جب بھی آپ کو اکیلا پاتا ہے تو آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے جو وہ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ سر چھوڑیں اس بات کو۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر وہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو بتائیں مجھے، میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ سر، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر کیا بات ہے؟
वो मुसलसल खरीदने में लगा हुआ था। सर, उसने मुझे प्रपोज किया था। महरमा का कहना था कि उसने गाड़ी झटके से रोकी। क्या हुआ सर? वो कुछ नहीं, बिल्ली आ गई थी सामने, उसने खुद को नॉर्मल किया था। फिर उसने आगे से जानना भी चाहा था, मैंने उसे मना कर दिया। उसका जुमला सुनते ही उसके अंदर सुकून उतर गया। क्यों? उसने और आगे जाना चाहा। सर, मैं किसी की मनकोहा हूँ। वो उदास हो गई थी। इसमें उदास होने की क्या बात है? सर, मेरा निकाह 2 साल पहले हुआ था। मेरा नाम महरमा शाह मीर नहीं, महरमा शाहरुख है। मैंने इससे बिना देखे बिना जाने निकाह किया था। बस अम्मा की चाह थी और मैंने कभी अपनी अम्मा की नाफरमानी नहीं की। तब कैसे कर लेती? तो फिर आपकी पढ़ाई के बाद आपकी शादी है? पता नहीं सर, वो ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। क्यों? सर, 2 साल में मैंने उसे आज तक नहीं देखा, ना ही उसने पलटकर कभी मेरी खबर ली है। उसने नफरत से कहा। क्यों? एक औरत ही एक मर्द के नाम पर जी लेती है। क्यों? एक मर्द को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके निकाह में है। औरत तो मर्द की शरीक हयात बन जाती है ना, और ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है। तो फिर क्यों इस ज़िंदगी में सबकी शिरकत हो, वो प्यारी नहीं होती? एक औरत पर ही क्यों सारी जिम्मेदारियाँ, सारे फ़राइज़ मुसल्लत कर दिए जाते हैं? और फिर अगर अनबन हो जाए तो औरत जिम्मेदार, मर्द दूसरा निकाह कर ले तो औरत कसूरवार। वो दिल हल्का कर रही थी। वो सारा जहर जो उसने 2 साल में खुद में दबाए रखा, सब उगल रही थी। 2 साल से उसके नाम से बंधी हुई हूँ, और वो न जाने कहाँ है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। खूबसूरत हूँ, पढ़ती हूँ, जॉब करती हूँ, ज़ुबैर से शादी के काबिल हूँ, मगर फिर भी सब कुछ उसके नाम किए बैठी हूँ। उसकी हिचकी बन गई थी। आई एम सॉरी महरमा। उसने गाड़ी रोकी थी और उसकी तरफ पानी बढ़ाया। सर, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। ये हिचकियाँ न जाने कब से कब तक मेरे नसीब में हैं। पानी पीकर वो गहरा सांस लेकर मुस्कुरा कर बोली। तो आपने ज़ुबैर को इसलिए इनकार कर दिया? मगर फिर भी। जी, मगर फिर भी वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरा निकाह हो चुका है। वो सीट से टेक लगाकर बैठ गई। और हाँ सर, आप ये मत समझिएगा कि मैं ये सारी रुदात हर टीचर को सुना चुकी हूँ। आप मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं। वो अम्मा से मिलने आएंगे तो अम्मा ने खुद बता देना था, और आप तक भी सब पहुँच ही जाना था। उसने गहरा सांस खींचा। खामोशी के पहरे हावी हो गए थे। आ गई आपकी मंजिल। उसने गाड़ी रोक दी। थैंक यू। वो शुक्रिया करती हुई उतर गई थी। वह घर आकर बहुत उदास हो गया। या अल्लाह, आप तो जानते हैं ना, मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ उसकी हिचकियों से आ गया था। एक मर्द एक औरत की मोहब्बत कभी नहीं समझ सकता। आप मुझे यकीन हो गया है। वो 2 साल से मुझसे मोहब्बत करती आ रही है। जब से वो मेरे नाम से मंसूब हुई है, तब से ही मेरी बनकर रह रही है। और मैं सिर्फ उसकी ज़ाहिरी हिफाजत करता रहा, उसके दिल की हिफाजत न कर सका। उसके दिल में क्या है मैं नहीं जान सका। उसके आंसू बहने शुरू हो गए थे। अल्लाह जी, मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मेरी मदद कीजिए बस। अब और उसे खुद से दूर नहीं रख सकता, जैसे उसने 2 साल से खुद को मेरे नाम कर रखा है। आप जानते हैं, 2 साल से मैं भी उसी के नाम को अपनी रूह में बसाता आया हूँ। अब देर न कीजिए, ये दूरी ख़त्म कर दीजिए। वो अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर रो रहा था, फरियाद कर रहा था, दुआ मांग रहा था। बैतबाजी में हिस्सा 10 लोगों ने लिया था, लेकिन जब वो बेखबर थे कि बैतबाजी में महरमा नहीं है, और फिर जब उन्हें पता लगा कि महरमा भी शामिल है, तो सभी पीछे हो गए थे। और हमेशा की तरह सिर्फ एक ही लड़की में उसके बराबर खड़े होने की हिम्मत थी। बैतबाजी के 3 राउंड होते थे, जिसमें पहले राउंड में महरमा और उसकी मद्दे मुकम्मल 60 टक्कर पर रहते थे। दूसरे राउंड में वो लड़की थोड़ा लड़खड़ाने लगती, लेकिन महरमा पुरसुकून ही रहती। तीसरे और आखिरी राउंड में बाजी महरमा के पास चली जाती थी। वो दूसरी लड़की हमेशा उससे जीतने की कोशिश करती, जबकि महरमा हमेशा जुनून में होती थी। और जैसे तारीख गवाह है कि जुनून मेहनत पर हावी हो जाता है। मेहनत में इंसान थक जाता है, जबकि जुनून में इंसान हमेशा खुशगवार और पुरसुकून ही रहता है, जिसमें अपनी जुनूनियत के अलावा किसी और का एहसास नहीं होता। कुछ ऐसे ही महरमा की जुनूनियत थी। तभी तो उसके मनकूह साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी मनकूहा का जुनून देखना चाहते हैं। बिलाहिर फैसला हो गया था, महरमा जीत गई। सर मेहराब चूँकि जज थे, लिहाजा उन्होंने ही उसे ट्रॉफ़ी दी थी। अपना वो उस्ताद जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, आज वही उसे एजाज़ से नवाज रहा था। वो खुश थी, पुरजोश थी। सर मेहराब के लिए नागवारी, बेजारी और नापसंदीदगी बीच में नहीं लाना चाहती थी। दोनों के बशाश चेहरे कैमरे में कैद किए गए। सब रिफ्रेशमेंट इंजॉय कर रहे थे। वो भी अपनी दोस्त के पास मौजूद थी और इंजॉय कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर, शाइस्ता ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो इन दोनों के पास ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सर, कैसा रहा आज? फिर शाइस्ता ने महरमा की तरफ इशारा किया। आज मैंने ही ट्रॉफ़ी दी है। उसने तेरे अंदाज में उसे सराहा। सर, आप कहीं जा रहे थे तो जाएं। उसने खामखा आपको बुलाकर डिस्टर्ब कर दिया। उसका फ्रैंक होना ही तो उसे जहर लगता था, और जिस तरह से वो इन दोनों के पास बैठा था, उनका उस्ताद तो नहीं एक दोस्त लग रहा था। इसलिए वो रवानी के साथ बोल गई। मैं आपके पास ही आ रहा था, मुझे कहीं काम से जाना है। आपको घर छोड़ दूँ? आपकी मामा आई हैं?
जो जवाब उसने दिया था उसका खून खोल गया। अम्मा, उन्हें तो रात तक आना था, इतनी जल्दी कैसे? अपना खून उसने बहुत मुश्किल से नॉर्मल किया। ये लीजिए, बात करें। उसने उसकी मामा को कॉल मिलाई। क्या अम्मा, आप भी हद करती हैं, ठीक से एंजॉय तो करने दिया होता। मैं रात में ही मिल लेती आपसे, अभी क्यों बुला रही हैं? दिल में अम्मा से लड़ने की नीयत बांध दी थी। ठीक है, चले। वो मान गई थी मगर उदास हो गई। तुम्हें रात में कॉल पर सब बता दूंगी। वो शाइस्ता के फक होते चेहरे को देखकर बोली। वो आगे आगे चल रही थी। ये अम्मा सर मेहराब पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करने लगी। वो दिल में सोच रही थी, मेहरमा, हम पीछे वाले गेट से जाएंगे। वो मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी जब उसने उसे रोका। पर क्यों सर? वो पलट कर हैरान हुई। मेरी गाड़ी उसी गेट पर है। उसने उसकी हैरानगी दूर की मगर वो घबरा गई। सर, आप मेन गेट पर ले आएँ गाड़ी, मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। आपका टीचर हूँ, ड्रैकुला नहीं हूँ। वो उसकी घबराहट पहचान गया मगर वो बोलने ही लगी थी। आपको इतना पता होना चाहिए अपने टीचर्स के बारे में। वो थोड़ा सख्त हुआ था। सॉरी सर। वो शर्मिंदा सी हो गई और सर झुका लिया। वो मुस्कुरा उठा। उसकी शर्मिंदगी उसके लिए एक अदा थी जो उसे कायल और घायल दोनों कर गई थी। चलें, उसने हुक्म दिया था। वो खामोशी से चलने लगी। वो दोनों पिछले गेट से निकले ही थे कि सामने 3 लोग अजीब शक्ल सूरत के खड़े थे। मेहरमा ने मेहराब का बाजू पकड़ लिया, जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। उन 3 आदमियों ने जैसे ही अपनी कार्रवाई शुरू की, मेहराब ने फ़ौरन उन पर फायर शुरू किया। मेहरमा अब उसके सीने से लग चुकी थी और ख़ुद को पूरी तरह उसके हिसार में ले आई थी। उसकी कमर अपने नर्म हाथों से उसने दबोच रखी थी। जैसे ही वो 3 आदमी ढेर हुए, उसने मेहरमा का हाथ पकड़ा था और गाड़ी के पीछे ले गया। तेज़ चलने की वजह से एक पत्थर से मेहरमा का पाँव जख्मी हो गया। वो करा उठी थी। उसकी तकलीफदेह आवाज़ मेहराब के कान में पड़ चुकी थी, लेकिन वो अभी फायर में मगन रहा क्योंकि पीछे से 3 आदमी और आगे थे। इन आदमियों को गिराते ही उसने मेहरमा को बाजुओं के सहारे उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। पीछे से कुछ और लोग भी आए। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सर नीचे करो मेहरमा, उसे बोलकर उसने खुद ही उसका सर नीचे कर दिया। इन लोगों ने इन दोनों की गाड़ी में जाता देखा तो खुद भी गाड़ी से पीछा करने लगे। मेहराब अपने साथियों को खबरदार कर चुका था। जल्द ही इन लोगों की गाड़ी उनके दायरे में आ गई थी, लेकिन मेहराब मेहरमा को आगे ले गया था। वो वैसे ही डर चुकी थी। उसे इन जगहों पर साथ रखना ठीक नहीं था जहाँ इन लोगों को पकड़ा था। उफ, मेहरमा ने गहरे सांस लेकर सीट से टेक लगाई। उसने गाड़ी रोककर पानी उसके आगे किया। मैं ठीक हूँ सर, आप बस मुझे घर ले चलें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पी लें, उसने पानी पीने पर इसरार किया। सर, ऐसी वारदातों की बहुत लाइव रिपोर्टिंग लेकर टीवी पर चलाई है, डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, उसने कंधे उचकाते हुए कहा था। उसने मुस्कुराकर गाड़ी चलानी शुरू कर दी। ये देखो, टीवी खोल दिया गया था। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि मेहरमा पर कुछ ही देर पहले एक जानलेवा हमला हुआ है। दुश्मनों के लिए बुरी खबर है कि वो बिल्कुल सही सलामत है और साथ ही ये भी खबर है कि उनके आदमी पुलिस के हाथ लग चुके हैं। जैसे ही पुलिस उनसे पूछगिछ करके हमें आगाह करेगी, हम भी आपको आगाह कर देंगे। क्या किया है तुमने? मिनिस्टर फट पड़ा था। मैंने बहुत समझाया था इसे मगर वो मानी ही नहीं। बेवकूफ़ कहीं के, ये तो पता कर लेते कोई उसकी हिफाजत तो नहीं कर रहा। एक लड़का था, जैसे कुछ याद आया, लेकिन फिर पता चला वो यूनी का प्रोफेसर है। आगे भी बोल दिया था। अहमक, वो यूनी का प्रोफेसर नहीं, इस लड़की का शोहर था, कर्नल जाफर का बेटा। व्हाट? अब क्या होगा डैड? वो तो जिंदा भी है। तोते उड़ गए थे, अब क्या? चक्की पीसो जेल में। हार माननी ही थी, सो मान ली गई। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ उसकी गली में आ गया था। वो उतरी थी और लड़खड़ा गई। मेहराब ने उसे बाजू से पकड़ लिया था। वो उसे सहारा देता हुआ अंदर तक ले आया। उसकी अम्मा सामने ही खड़ी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो फ़ौरन फिक्रमंद हो गई। मैं ठीक हूँ अम्मा। वो मेहराब के बाजुओं से आज़ाद हुई थी। चल अंदर। अम्मा ने हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया, लेकिन वो फिर लड़खड़ा गई। तू क्या देख रहा है? उठाओ उसे, तेरे ये मजबूत बाजू किस काम आएंगे? वो मेहराब से मुखातिब हुई थी। उनकी बात सुनकर मेहरमा सुन हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसने उसे उसका हाथ पकड़कर पूरी रफ्तार से खींचा और अगले ही लम्हे वो उसे अपने मजबूत बाजुओं के सहारे उठा चुका था। मेहरमा की जान हलक में अटक गई और वो सुकून से कमरे की तरफ बढ़ा था। उसे बेड पर बिठाया तो अम्मा भी पीछे पीछे आ गई। देख, इसका पैर ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अम्मा आते ही निकल गई थी। लाएं, अपना पैर दिखाएं। वो उसके पास पंजों के बल बैठ गया। मैं ठीक हूँ सर। उसने अपना पैर पीछे कर लिया। मैं ही आपको यहाँ तक लाया हूँ। उसने उसका पैर अपने जाने पर रखा था। ज़्यादा नहीं लगी है, बस खून निकल रहा है। उसने पहले खून रोका, फिर साफ़ किया और पट्टी बांध दी। उसका पैर इसी हालत में छोड़कर उठ गया। अम्मा जब तक चाय ले आई थी। ये ले लड़के, चाय पी। उन्होंने चाय का कप उसके आगे किया। चाय का कप लेते ही मेहराब का फ़ोन बुझा। पापा की कॉल है। वो कमरे से बाहर चला गया। अम्मा, ये क्या हरकत थी? वो मुझे यहाँ लाए, इस कमरे तक अपनी बाहों में उठा कर लाया है। वो मेरा टीचर है अम्मा। वो सर पकड़ कर बैठ गई। चल हट, तेरे महरम के ही हवाले किया था तुझे। उन्होंने सच्चाई पर से पर्दा उठाया। व्हाट? अम्मा, वो टीचर है मेरा, सर मेहराब। उसने वो मुश्किल ज़बान को हरकत दी। वो तेरा टीचर नहीं, तेरा शोहर है, शाहरुख। वो हंसी थी। अम्मा, ये क्या मजाक है?
वो बहुत हैरान थी। मेरे बच्चे, ये कोई तेरा टीचर मेहराब नहीं, तेरा शोहर शाहरुख है। उन्होंने उसके गाल खींचे थे। अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, ये तुझे पढ़ा नहीं रहा था, तेरी हिफाजत कर रहा था, और देख बचा लाया तुझे तेरे दुश्मनों से। अम्मा अब बस कर जाएं। उसके सर पर लगातार बम फट रहे थे। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है मेरी बहू के? फ़ोन पर से जानदार आवाज़ उभरी। बिल्कुल ठीक है, उसने सांस खींचकर बताया। मेरी बात तो करवाओ। फ़ोन पर से एक ख्वाहिश भी उभरी थी। ओके। वो कमरे में आ गया। उसे देखते ही अम्मा बेटी दोनों चुप हो गई। मेरे पापा, आपके पापा के दोस्त। उसने फ़ोन आगे किया। अस्सलामुअलैकुम। उससे फ़ोन लेकर उसने बात का आगाज़ किया। वालेकुम सलाम। क्या बात है भई? बहुत ही मीठी आवाज़ है मेरी बेटी की, उन्होंने मोहब्बत से कहा। थैंक यू। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब ये बताओ, अपनी अम्मा का घर यानी मेक्का छोड़कर अपने अब्बा के घर यानी अपने ससुराल कब आ रही हो? उनकी बात पर वह खामोश हो गई थी। अपनी अम्मा से बात करवाओ। उसने फ़ोन अम्मा को दे दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फ़ोन बंद करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ भाई शेरज़ादे, मैं रुखसत कर रही हूँ अपनी बेटी। वो उससे मुखातिब हुई, पर मेहरमा ने कुछ बोलना चाहा कि उन्होंने उसे घूर कर चुप कराया। आपका हुक्म सर आंखों पर। उन्होंने फर्माबरदारी जाहिर की। उसने तो फिर क्या वादा देते हो मुझे? उन्होंने तेवर बदले। बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी पर आंच भी नहीं आएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कब तक जा रहे हो? उन्होंने रुखसती के हवाले से पूछा था। मैं 15 मिनट में आया, फिर जाऊंगा। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं? वो अपनी सास से मुखातिब होता हुआ अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। मेरे हॉस्टल के कमरे में है, दराज में। उसने जल्द ही बताया। वो जानती थी वो किस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। यही तो थे सारी फसाद की जड़ जिसकी बदौलत उस पर जानलेवा हमला हुआ था, और आज उसकी रुखसती भी हो रही थी। ओके। वो चला गया था। अम्मा, इतनी जल्दी मेरी रुखसती? उसने उसके जाते ही फ़ौरन वही सवाल पूछा जो उसके सामने भी पूछना चाहा था, मगर उसकी अम्मा ने चुप करवा दिया। इतनी जल्दी? 2 साल से तू इसके निकाह में है और बोल रही है इतनी जल्दी रुखसती? वैसे भी तेरी इस नौकरी से मैं बहुत परेशान हूँ। अब तू जान और तेरा शोहर। तो क्या अब मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? उसकी आंखों में नमी वाज़िया हुई। ए तौबा, मेरी बेटी, मेरे लिए बोझ क्यों बने? तेरे ससुर का कहना है 2 दिन वो छुट्टी पर हैं, इसलिए मेहरमा को रुखसत करो। इसके बाद उन्हें एक काम है, वो काम निपटाने के बाद शाहरुख और मेहरमा का वलीमा धूमधाम से करेंगे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर सब कुछ प्यार से समझाया। वो अपनी माँ के सीने से लगकर सारा सुकून दिल में उतार रही थी कि अचानक एक शिकवा याद आया। अम्मा, एक बात बताओ। हाँ बोल। बताऊँ? हाँ बोल। ये जो आपका दामाद है ना, बहुत टर्की है। उसने इत्मीनान से शिकायत की थी। क्या बक रही है? वो गुस्सा हो गई। हाँ अम्मा, यूनी की सारी लड़कियां इनके आगे पीछे फिरती रहती हैं। सर ये, सर वो, सर ऐसा, सर वैसा। वो नकल करके बता रही थी। इसके इस तरह बताने पर उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया। तो ऐसा बोलना कि तुझे अच्छा नहीं लगता, तुझे जलन होती है। हाँ तो हर किसी से फ्री हो जाते हैं। उसने मुंह बनाया था। तो इसका मतलब है तुझे पसंद नहीं कि तेरे शोहर से कोई फ्री हो? उन्होंने एक और कहका लगाया। हाँ तो मैंने उनसे बिना देखे शादी की, और वो हर किसी से फ्री? उसने फिर मुंह बनाया। चल ठीक है, मैं उससे कह दूंगी अब सिर्फ तुझे फ्री किया करे। वो मुस्कुराई थी। तौबा, इतनी बेशर्मी वाली बात भी नहीं करनी आपने उनसे। उसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। तो फिर उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करके कोई गलती नहीं की है। कुछ नहीं। उसने फिर उनके सीने पर सर रख लिया। वो वापस आ गया था। चलें। वो मेहरमा से मुखातिब हुआ। उसने पलकें झपका ली। अम्मा, आप क्या यहाँ अकेली रहेंगी? उसे अपनी अम्मा का ख्याल है। नहीं, तुझे रुखसत करके तेरे मामू के पास ही वापस जा रही हूँ। उसकी टेंशन उन्होंने दूर कर दी। वो आंसुओं के साथ रुखसत हो गई। उसका दिल बेचैन था। जिससे कुछ दिन पहले ही अपने मनकू की शिकायत की थी, आज वही उसका शोहर बना उसके बराबर में बैठा ड्राइविंग कर रहा था। इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? आपने तो कहा था कि आप घबराती नहीं हैं। आधे घंटे तक उनके बीच कोई बात नहीं हुई, और वो मुसलसल अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। मैं घबरा तो नहीं रही। वो मुश्किल उसने लहजा नॉर्मल किया। फिर इतनी खामोश क्यों है? वही अंदाज जो उसे सख्त नापसंद था। खाम खा का फ्री होना, कोई बात करने को है ही नहीं। उसने वो मुश्किल खुद पर काबू पाया। जब तक मैं आपका टीचर था तब तक तो आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयरिंग के लिए थी, और जब मैं आपका हस्बैंड हूँ तो आपके पास कुछ शेयरिंग के लिए नहीं है। इंटरेस्टिंग। इसी बात से तो वो नर्वस हो रही थी, और इसने यही बात छेड़ दी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसकी हिचकियों की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन उसकी तरफ देखा तो वो अपने हाथ अपने मुंह में रखे रो रही थी। उसने फ़ौरन गाड़ी रोक दी। मेहरमा, क्या हुआ? ठीक है, आप मुझसे कुछ शेयर ना करें, मैं ऐसे ही कह रहा था। वो घबरा गया। वो और ज़्यादा शिद्दत से रोने लगी। मेहरमा, क्या हो गया है? मेरी बात सुने। उसने उसके हाथ उसके चेहरे पर से हटाए। उसने नज़रें नीचे की हुई थी, मगर आंसू बह रहे थे। मेरी तरफ देखें। उसके हाथ नरमी से दबाकर उसने कहा। उसने नज़रें उस पर जमा ली, लेकिन उसकी तरफ देखते ही उसने पूरे का पूरा जब्त खो दिया, और वो उसके सीने से लगकर रो रही थी। पहले वो उसे सुकून से बहलाता रहा, फिर उसके बालों पर अपना हाथ फेरता रहा। अब बताएं, क्यों रो रही हैं आप?
جب اس کی ہچکیوں میں کمی آئی تھی تو اس نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا ہے آپ کا؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں بس سے گئے۔ ہاں، ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا چکی ہو، لیکن اگر ٹھیک سے بتانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں یہاں آنسوں سے میری شرٹ گیلی کر چکی ہو، اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ سوری۔ اس کی شرٹ گیلی دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، میری شرٹ آپ ہی دھوئیں گی، اس نے سختی سے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے نظر جھکا کر اپنی سزا قبول کر لی۔ مذاق کر رہا تھا یار، خیر تم نے بتایا نہیں کتنا انتظار کیا میرا، اس نے دوبارہ اسے خود سے لگا لیا۔ پوری کلاس کے سامنے جو غزل سنائی تھی وہ آپ کے ہی نام تھی، اس نے جیسے یاد کروایا۔ مطلب کہ میری دھڑکنوں کے حصار میں اظہار محبت نہیں کرو گی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی خواہش پر وہ بلش کر گئی۔ ارے واہ، آپ تو ہم سے شرماتی بھی ہیں، ورنہ شروع دن سے ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ وہ رشتہ قائم تھا جو سب میں مضبوط ہے، اور پھر اللہ سے ایک دوسرے کے لیے محبت وہ دونوں ہی قبول کر چکے تھے، اس لیے آج دونوں میں فاصلہ کم تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، اس نے اس کی گیلی شرٹ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر کیسا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ میرے استاد تھے، اور استاد اتنا فرینک ہو مجھے نہیں پسند، اور ایک اور بات، اب آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ کسی سے فرینک ہوئے نا تو جان سے مار ڈالوں گی، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اوف، غصہ بھی آتا ہے، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، سب تمہاری حفاظت کے لیے کیا تھا، اس نے اس کے اندر تک سکون بھر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ گھر چلیں، اس نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور گاڑی گھر کی طرف رواں کر دی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سسر صاحب سامنے ہی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، تم نے تو اپنے باپ کی یاد دلا دی، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے باپ کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ارے بیٹا، تمہیں رلانے کے لیے نہیں کہا، انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہت زیادہ ہی آنسو ہیں ان کے پاس، اس نے گاڑی والا واقعہ یاد کیا۔ وہ رو پڑی۔ شاہ رخ، منہ بند رکھو اپنا، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ جاؤ جا کر میری بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، انہوں نے اسے اپنا حکم بھی دیا تھا۔ جاتا ہوں، وہ اٹھ گیا تھا، لیکن مہرماں سے نظریں ملا کر کان پکڑ لیے تھے، جس پر وہ مسکرا دی۔ اب رونا بند کرو میرے بچے، اور میں بھی تمہارے باپ جیسا ہی ہوں، بلکہ جیسا کیا ہوں، مجھے ڈیڈ، پاپا، ابو، بابا جو بلانا چاہو ضرور بلانا، انہوں نے اس کے آنسو صاف کر دیے۔ جی پاپا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، شاہ رخ بھی مجھے پاپا ہی بلاتا ہے، وہ خوشی سے چہکے تھے۔ یہاں اور کون کون ہے؟ وہ شاہ رخ کی فیملی سے ناواقف تھی۔ کوئی اور دکھ رہا ہے؟ وہ مذاقیہ بولے۔ وہ ہنس دی تھی، تبھی شاہ رخ لوازمات سے بھری ٹرے لے آیا۔ میرا مطلب تھا میرے سسرال میں کون کون ہے؟ فی الحال تو صرف تمہارا نکما نالائق شوہر ہے، اس کے علاوہ ہم تو آج کل سرحد پر ہیں، اور تمہاری نند شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی اماں ہے اور اپنے سسرال میں ہے، اور میری ساس وہ اللہ جی کے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ سوری پاپا، وہ شرمندہ سی ہوگی۔ خیر چلو تم یہ کھاؤ پیو، ہم تو چلے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دھیان رکھنا میری بیٹی کا، اپنے بیٹے کے گلے لگ کر انہوں نے حکم دیا۔ میری بہن تو نہ بنائیں، اس نے شرارت سے کہا۔ بے شرم، وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں تو، اس نے فوراً کہا۔ تو پھر کیا میرے ہاتھ سے کھانا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، اس نے منہ بنا کر ٹرے میں سے کچھ چیزیں اٹھا لی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ کچھ یاد آنے پر وہ اس کے پاس چلا آیا۔ آپ کی ٹرافی، بیت بازی میں جو اسے ٹرافی ملی تھی، وہ ٹرافی اس نے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اسے یاد آیا جیسے ہی حملہ شروع ہوا تھا اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں گر گئی تھیں، ٹوٹ بھی گئی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں اسے کہاں رکھوں؟ وہ مشکل اس نے پوچھا۔ ویسے تو یہ گھر آپ کے گھر سے چھوٹا ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرافی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے سوال پر اس کا دل کیا تھا کہ کہا بلند کر دے۔ میرے گھر میں میری ساری ٹرافیز ایک کمرے کے ٹیبل پر رہتی ہیں، تو آپ کے گھر میں کہاں رکھوں؟ وہ پہلی والی مہرماں بن گئی تھی، نکچری سی۔ کہیں بھی رکھ دیں، آپ کا ہی گھر ہے، جیسے مرضی سیٹ کر دیں۔ اسے یہی مہرماں پسند تھی، نکچری سی۔ اوکے، اس کے سامنے کی میز پر رکھ دی۔ آپ کو وہ ڈاکومنٹس مل گئے تھے؟ اس نے چائے ختم کر لی۔ جی مل گئے تھے، اس نے اطمینان سے بتایا تھا۔ لیکن سر، آپ کو کیسے پتا کہ میرا کمرہ کہاں تھا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میڈم، میں کافی بار آپ کی غیر موجودگی میں وہاں آ چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور سر، پھر آپ نے ان ڈاکومنٹس کا کیا کیا؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ میڈم، جو آپ نے ان ڈاکومنٹس کا کرنا تھا میں نے بھی وہی کیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ مجھے میڈم کیوں بول رہے ہیں؟ وہ 2 بار اسے میڈم بول چکا تھا۔ آپ بھی تو مجھے سر بول رہی ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں میں کون ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام بھی تو کافی بڑا ہے، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھی بڑا ہے، جواب حاضر تھا، وہ بھی برابری کا۔ وہ خاموش رہی۔ ایک کام کریں، آپ مجھے شاہ بلا لیجیے گا اور میں آپ کو مہر، اس نے خود ہی حل بتا دیا۔ آپ سے ایک درخواست ہے، اس نے انگلیاں آپس میں ملائی۔ جی کہیں، اس نے محبت سے کہا۔ آپ یونی میں کسی کو بتائیے گا نہیں ہمارے بارے میں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہمارے بارے میں کیا؟ وہ سکون سے انجان بن گیا۔ یہی کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں اور میری رخصتی بھی ہو گئی ہے۔
वो यही तो सुनना चाहता था। और आपकी दोस्त शाइस्ता, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो ये बात जानता था। उस घटिया इंसान को अभी भी मेरी दोस्त की पड़ी है, मतलब दूसरी लड़की की, ठड़की कहीं का, सुधरेगा थोड़ी। उसने दिल ही दिल में जब्त किया था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे सब शेयर करती हूँ, उसे मैं खुद बता दूंगी। वो मुश्किल उसने खुद को नॉर्मल किया था। ओके, वो ज़ेर लब मुस्कुराया। मगरिब के बाद वो दूसरे कमरे में लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। उसने अपनी दोस्त को कॉल मिला ली। महरमा, तुम ठीक हो? हमें पता चला कि तुम पर यूनी के बाहर हमला हुआ था। शाइस्ता की फिक्रमंद आवाज़ सुनाई दी। हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने तशक्कुर से बताया। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, तुझसे नाराज़ हूँ। शाइस्ता का खफकी भरा लहजा झलका था। क्यों? उसने जल्द ही पूछा। ये सर मेहराब का क्या सीन है? उन्होंने तेरी हिफाजत की, यूनी में तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बन रही थी। फिर प्रिंसिपल ने बताया कि सर मेहराब आर्मी ऑफिसर शाहरुख हैं, जो महरमा के शोहर हैं। जैसे ही उसने ये बात सुनी, ऐसा लगा दिल अभी बंद हो जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा, या अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे प्रिंसिपल मेरे बारे में? वो सख्त परेशान हो गई थी। तो सीधा सीधा कुछ बताएगी? शाइस्ता फट पड़ी। हाँ यार, मामा ने 2 साल पहले मेरा निकाह कर दिया था किसी शाहरुख नाम के बंदे से, मगर यकीन जान के मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। और आज मामा ने मुझे बताया कि सर मेहराब ही शाहरुख हैं। और तुझे पता है वो ठहरी थी क्या? शाइस्ता से तजस्सुस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी आज रुखसती भी हो गई है, मैं सर मेहराब के ही घर पर हूँ। उसने बात मुकम्मल की। अब तो सर मेहराब बोलना छोड़ दे, शाइस्ता ने तंग किया। चुप कर, फ्री मत हो, उसने डांट दिया था। एक तो इतने हैंडसम, डैशिंग, हॉट। बस बस पूछ रहे थे तेरा, उसने नागवारी से बताया। और तू जल रही है, शाइस्ता ने कहा लगाया। मैं और तुमसे जलूंगी? वो इस्तेहज़ाइया हंसी थी। ओहो, उसने हुटिंग की थी। शाहरुख, उसने जलकर उनकी जगह उसका नाम लिया। तभी वो कमरे में आया था और उसके मुंह से अपना नाम सुन चुका था। मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, उसने अटकते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आप करें बात, लेकिन यूँ अपने शोहर का नाम किसी के सामने नहीं लेते, उसने मुस्कुराते हुए कहा था और मेज़ से फाइल उठाकर चला गया। वो जल्द बुन उठी थी। आप यहीं सो जाएं, मुझे थोड़ा काम है, लाइट्स ऑन रखूँगा। ओके, वो मान गई थी। वो दूसरे कमरे में चला गया, मगर उसका मोबाइल उसके कमरे में ही रह गया। थोड़ी देर बाद ही मोबाइल बचा। वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी तो कमरा लॉक था, इसलिए मेहरमा ने ही उठा लिया। तुमने रुखसती करवा ली? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। फ़ोन पर ही जैसे आवाज़ उभरी थी, उसके अंदर जहर उतर गया था। नंबर देखा तो उस पर वर्दा लिखा था। उसने लाइन काट दी थी। वापस कमरे में आकर वो खूब हिचकियों से रोई। ये है ही ऐसे, रोते रोते उसे कोसती जा रही थी। रोते रोते ही वो नींद की कैदी बन गई। सुबह ही सुबह उसकी फूलों के तेज़ इतर से आंख खुल गई थी। वो उठकर बैठी थी। उसने चारों तरफ बेतहाशा फूल ही फूल थे। वो नीचे उतरी थी और कमरे से बाहर निकली। बाहर का माहौल भी ऐसा ही था, लेकिन गिटार बजने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगी और आवाज़ तक पहुँच गई। वो सामने सर झुकाए गिटार बजा रहा था। उसे महसूस करते हुए उसने सर उठा लिया, मुस्कुराकर गिटार साइड पर रख दिया। वो उसकी तरफ बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। जिस तरह 2 साल तुमने मेरे इंतज़ार में गुजारे हैं, वैसे ही 2 साल मैंने तुम्हारे ख्वाबों ख्याल में गुजारे हैं। जिस तरह तुम तड़पी हो, इसी तरह मेरे हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है महरमा। तो फिर वर्दा कौन है? उसके इजहार की उसने दजिया उड़ा दी। वर्दा? वो सीधा खड़ा हुआ। हाँ वर्दा, आप हैं ही ऐसे। मैं ही पागल हूँ जिसने बिना देखे आपसे मोहब्बत की है। वो उसका दिल तोड़ती हुई वहाँ से चली गई और वो अभी तक सोच में पड़ा हुआ था। 2 दिन गुजर गए थे, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। उसके ससुर भी वापस आ गए थे। उन्हें देखकर वो खुश होगी। अब तो आप नहीं जाएंगे ना? उसने प्यार से पूछा। जब तक काम नहीं आ जाता तब तक नहीं, उन्होंने भी प्यार से जवाब दिया। मैं सोच रहा था इस इतवार को तुम दोनों का वलीमा करवा दूँ। क्या कहते हो तुम दोनों? वो दोनों से मुखातिब हुए, अपनी बहू से पूछने। आज उसके लहजे में करवाहट थी जो महरमा को शिद्दत से महसूस हुई थी। जैसा आप चाहें पापा, उसने एहतराम से जवाब दिया। तो फिर यही इतवार ठीक है, तुम फिर वर्दा को कॉल मिलाओ। वो शाहरुख से मुखातिब हुई। वर्दा? वो चौंक गई। हाँ बेटा, तुम्हारी नंद वर्दा, मेरी बेटी शाहरुख की बहन। उन्होंने जिस सुकून से जवाब दिया था, उसका सुकून बर्बाद हो गया। उसने फ़ौरन शाहरुख की तरफ देखा, मगर उसने नज़रें फेर ली। जी पापा, करता हूँ उसे फ़ोन। वो उठकर चला गया था। हाय अल्लाह, मैंने तो क्या क्या सोच लिया था। वो शर्म से पानी पानी हो गई। क्या हुआ बेटा? उसे परेशान देखकर उन्होंने पूछा था। कुछ नहीं, उसने बात छुपा ली। मैं तो आराम करूँगा। वो अपने कमरे की तरफ चले गए। उफ़ उफ़, ये क्या कर दिया मैंने। वो अपने कमरे में टहल रही थी। 2 दिन से वो इसी कमरे में रह रही थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में होता था। मुझे उनसे सॉरी कर लेना चाहिए, उन्हें मना लेना चाहिए। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी। आज दरवाज़ा लॉक नहीं था। हाय काश इस दिन भी दरवाज़ा लॉक ना होता। दिल में एक ख्वाहिश रह गई। सुने, उसने नरम लहजे में उसे मुखातिब किया। कहो। वो सामने की तरफ पीसी में मसरूफ़ था। उसकी आवाज़ पर भी मसरूफ़ ही रहा। मुझे आपसे बात करनी है। उसने बहुत सारी हिम्मत जमा की थी, लेकिन वो तो ठीक से सुन ही नहीं रहा था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो मसरूफ़ ही रहा। वो पैर पटकती हुई उसके पास आई और झट से पीसी बंद कर दिया। मेरी बात सुन ले।
उसने दिल मिलाकर कहा, सुनाओ। उसने सुकून से उसका ये रूप देखा। आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत सोचा था। उसने नज़रें झुका ली। ऐसे नहीं, कान पकड़ो, फिर सॉरी कहो, उसने हुक्म देते हुए कहा। जी? वो हैरान होगी। हाँ, तुम्हारा उस्ताद भी रह चुका हूँ, और उस्ताद ऐसी सज़ाएं ज़रूर देते हैं। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। सॉरी। उसने कान पकड़ लिए। वो चेयर पर से उठा और उसके कान पर से हटाकर अपने हाथों में ले लिए। अगर तुम मेरी बहन के सिवा किसी और पर शक करती तो तुम्हारे शक करने पर मैं बेहद खुश होता, क्योंकि इससे साबित होता है कि तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत में कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वैसे भी औरत की खसलत में शामिल है कि सोच के नाम पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन खैर, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने पर रख लिया। हिसार तेरी धड़कनों का मुझे संभाले रखता है। हिसार तेरी धड़कनों का मुझे तेरा बनाए रखता है। मैं सच कहूँ तो सच है ये। मेरी धड़कनों में बसा है तू। मैं बोलना चाहूँ तो इजहार है ये। मेरी सांसों में रचा है तू। मैं सोचना चाहूँ तो ख्याल है ये। मेरी ज़िंदगी का सहारा है तू। हिसार तेरी धड़कनों का मुझे संभाले रखता है। हिसार तेरी धड़कनों का मुझे तेरा बनाए रखता है। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे नावल्स पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।